बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा आई एम मिसेस अनिल इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। साथियों, आज आपकी फरमाइश पर हमारा नावल के क्वेश्चन पर डिस्कस चलने वाला है अभी, और ये इंग्लिश के पार्ट 2 के पोर्शन से लिया गया है। पीयू का ये क्वेश्चन पेपर है, पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, 2018 का है और एनुअल सेक्शन से लिया गया है, सप्लीमेंट्री का पेपर नहीं है। याद रखेंगे, हमने 100 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, 25 मार्क्स पर क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपको जरूर आने चाहिए और ये 4 क्वेश्चन ही आपको पास करवाने के लिए काफी होते हैं। उससे पहले आपने ये याद रखना है कि आपने अपने नावल के स्पेलिंग, राइटर के स्पेलिंग, करेक्टर के स्पेलिंग से याद रखने हैं। मॉडर्न नावल है सारे के सारे आपके, क्योंकि मॉडर्न नावल ही ये आपके बुक का भी नाम है। सेंचुरीज जो है ये आपने देखनी है कि कौन सा 20th सेंचुरी का है, कौन सा 19th सेंचुरी का। इससे पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ 21st सेंचुरी के भी नहीं होंगे इसमें। आगे चलेंगे तो इसकी समरी आपको समझ आनी चाहिए, इसके कोटेशंस याद रखनी है आपने। कोई ना कोई कोटेशंस, कोई 4-5 आपके जहन में होनी चाहिए। हर एक बंदे के बारे में उसकी कही हुई बात होनी चाहिए जहन में, जो आपको पास करवाने के लिए काफी है। इसके बाद इन शॉर्ट आपने जरूर देना है। इन शॉर्ट के बाद आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट समझा जाता है। अगर आप इन शॉर्ट कंक्लूजन्स नहीं देते हैं तो क्वेश्चन कैरी ऑन ही रहता है। उसे सम अप करने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ये मेरा अब क्वेश्चन एंड है जनाब। पेजेस का आपने ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं हमारे पास वहां पर 20 पेजेस की एक शीट होती है, जिसको बोथ साइड से देखें तो 40 पेजेस बन जाते हैं। और वो 40 पेजेस में से आपने पर जो है ना क्वेश्चन, वो 5 पेजेस एक क्वेश्चन को देने हैं, तो आपके वो जो है ना 40 बनते हैं। और आपने 5 लेके जाने हैं हर हाल में, क्योंकि 25 नंबर लेने हैं। और आपने कोशिश करनी है कि कटिंग ना की जाए और क्वेश्चन को राइट ना किया जाए, सिर्फ मेंशन किया जाए कि आंसर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका आंसर स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन राइट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारी टिप्स मिल गई हैं, और ये टिप्स आपको हमारे बाकी सेशंस में से भी मिल सकते हैं, जो हमारे दूसरे जो क्वेश्चन पेपर की डिटेल्स है वहां पर भी पड़ी है। अब मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि आगे चलना है, हमें 4 क्वेश्चंस लेने हैं और सब क्वेश्चंस के एक ही इक्वल मार्क्स है। इक्वल मार्क या 25 मार्क्स का पर क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन सुपर इजी आ गया है। 2018 का क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि बाजू का 2 साल बाद वही रिपीटेशन चलती है। तो अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप देख लेते हैं, यही क्वेश्चन कुछ चेंज होके आ सकता है, लेकिन ये है करेक्टर हमारे मिस्टर कर्ट्स का। मिस्टर कर्ट्स को ही हम कहते हैं ना कि जनाब वही हमारे ये यूनिवर्सल जीनियस है। और वो किस तरह से यूनिवर्सल जीनियस है ये हम बताएंगे। करेक्टर ऑफ कोर्स में आप बताएंगे कि वो हाफ इंग्लिश था, हाफ फ्रेंच था, क्योंकि उसके वालिद जो थे वो फ्रेंच थे, वालिदा इंग्लिश थी। और सुपर एजेंट था वो कंपनी की तरफ से। एक अच्छा पेंटर भी था, जर्नलिस्ट था, म्यूजिशियन था, ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट, उसमें पावर थी कन्वर्स करने की, उसमें बहुत अच्छी ताकत थी। और वो दिल जीत लेता था लोगों के, और यहाँ तक कि उसने अफ्रीकियों को तो अच्छे खासे दिल जीत लेती है, कंकर द नेटिव्स। क्यों? नेटिव कौन से थे? कॉन्गो रिवर्स के एरिया में जहाँ ये सिखाने गया था सिकाफत, ये सारा कुछ बताएंगे। कॉनरेड के बारे में बताएंगे, मार्लो के इसके बारे में तासुरात बताएंगे। कॉनरेड ने इसे कैसे बताया है? कॉनरेड ने इसे कहा है कि जनाब ये इंटरनेशनल सोसाइटी में गया और सप्रेशन का शिकार हो गया, उनके रस्मो रिवाज में खुद को गुम कर बैठा। उसने इसका कसूर नहीं ठहराया, उसने सोसाइटी का कसूर ठहराया। अब ये कसूर तो इंसान की नेचर का भी होता है, इंसान अपने आप पे काबू पाए तो क्या कुछ नहीं करवा सकता है। लेकिन मिस्टर कर्ट्स को क्या प्रॉब्लम थी? इसको मसला ये था कि इसको वहां से पावर मिल रही थी, आयरनी मिल रही थी, पब्लिसिटी मिल रही थी, और लोग इसे डेमी गॉड समझते थे, इसे मैन गॉड समझते थे, वो इसकी पूजा करते थे। मरते मरते इसकी जो लाइन है याद रखेंगे, द हॉरर बताएंगे। और बताना है आपने, एक्सटरमिनेट ऑल द ब्रूट्स। इसने ये कहा कि जनाब सारे के सारे ब्रूट्स को मार डालो। इसके बाद इसके आइडियाज बताएंगे कि ये गया अच्छे आइडियाज के साथ है, नेटिव को एवेल्युएट करने के लिए गया था, उनको एनालाइज करने के लिए गया था, उनकी बेहतरी के लिए गया था। लेकिन वहां जाते ही इसने अपनी लालच और हवस का शिकार हो गया। ये इसका फुल कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है, साथ साथ कुछ वाकयात डालें, साथ साथ डालें जनाब। इसने वहां पर जो है अपनी पूजा करवाना ज्यादा मुनासिब समझा। उनकी अनस्पीकेबल राइट्स में ये खुद भी शरीक होता रहा है। इसकी जो घर के आगे वो जो लोगों के सर लगे हुए हैं, वो जाला सा जो पूरा बना हुआ है, वो भी बताएंगे। कैसे ये लोगों से आइवरी लेता था गुंडागर्दी करके, वो भी बताएंगे। इसकी मिस्ट्रेस कौन थी ये बताना है आपने। इसकी
बीमारी फिर इसको किसी काबिल नहीं छोड़ती, लेकिन बीमारी की हालत में भी बाहर भागता है कि मैं किसी तरह से वापस चला जाऊं, अपने उसी इलाके में जाऊं, अपने राज में जाऊं, अपनी हुकूमत में जाऊं, तो मार्लो इसे हाथ जोड़ के वापस लाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इसका, मेरे पास बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स आ गए थे इसके। अच्छा चलिए आगे चलते हैं नावल थिंग्स फॉल अपार्ट की तरफ और हार्ट ऑफ द डार्कनेस। अभी हमने ऊपर हार्ट ऑफ द डार्कनेस का कैरेक्टर ही देखा है मिस्टर गर्ट्स, अब थिंग्स फॉल अपार्ट और इसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे और बताएंगे कि ये पोर्ट्रियल ऑफ कॉलोनियलिज्म है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें पहले सबसे पहले डेफिनेशन देनी है कॉलोनियलिज्म की, वो क्या होता है। जब ये लोग जाते हैं कोई भी कंट्री, जब किसी दूसरी कंट्री में जाती है, वहां पर जाकर अपने नौ आबादियाती निजाम बनाते हैं तो उसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं। और इसके बाद जब ये नौ आबादियाती निजाम बना देते हैं, वहां पर अपना कल्चर, अपने मजहब, अपने बातों को शो करते हैं, तो फिर वो इंपीरियलिज्म बन जाता है, क्योंकि उस इलाके का कल्चर तो गया ना, उस इलाके की तरह रहन सहन गई। वही यही हाल है हार्ट ऑफ द डार्कनेस में नेटिव कॉन्गो रिवर पे रहने वाले अफ्रीकन का, और थिंग्स फॉल अपार्ट में भी यही हाल है इसका। थिंग्स फॉल अपार्ट में यही हाल है कॉन्गो रिवर पे रहने वालों का, और हार्ट ऑफ द डार्कनेस में भी अफ्रीकियों की ही बात हो रही है। दोनों तरफ वही बात चल रही है, लेकिन थिंग्स फॉल अपार्ट में जो है इलाका वो दूसरा है, यूमोफिया की बात करता है। और ये भी बताएंगे कि एक यूरोपियन ने लिखा है, एक नेटिव ने लिखा है। यूरोपियन के तासुरात कैसे हैं, नेटिव के तासुरात कैसे हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यूरोपियन ने उनको कैसा बताया और चुनाए एचबी ने अफ्रीकियों को कैसा बताया, उनकी रस्म रिवाज, उनकी सारी चीजें उसने बताई हैं। ये आपने सब बताना है इसके अंदर। इनका कंट्रास्ट बताएंगे और साथ साथ इनके कल्चर, इनकी सोसाइटी, इनका रहन सहन, और बताएंगे कि जनाब कॉलोनियलिज्म जब आया था तो उन्होंने कैसी रिजिडिटी फैलाई, क्रूलिटी फैलाई, इनका माइंड सेट ऐसे कर दिया, इनका माइंड मैप ऐसे कर दिया कि जनाब ये गुलाम लगे, ये लगेंगे ये जो आए हैं उनसे ये कमतर हैं, ये इंफीरियर हैं, और आने वाले बड़े ही बालातर किस्म के लोग थे। इन सब चीजों को आप बताएंगे, कोटेशंस ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ आप चाहेंगे कि ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका जो है ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट का ही आ रहा है। अगर अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो कोटेशंस जरूर लगाएं। अगर कोटेशंस के लिए पेन का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं तो अंडरलाइन करते हैं वेविंग लाइन के साथ, कि भाई ये वेविंग लाइन के साथ अंडरलाइन चल रही है हमारी बात। आगे चलती है मिस्टर एंड मिसेज रमजे के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं कि कैसे ये एक जैसे हैं और कैसे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हम जानते हैं ये दो मियाँ बीवी हैं और दोनों की नेचर डिफरेंट है, एक लविंग नेचर है, एक हार्श नेचर है। हमने माँ की हम ममता जानते हैं और बाप का हम सख्त रवैया भी जानते हैं, और दोनों में बहुत शार्प कंट्रास्ट है। दोनों कोई छोटा मोटा कंट्रास्ट नहीं रखते, एक दूसरे का टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पर भी ऑपोजिट कंपेयर कंट्रास्ट कैरेक्टर्स की बात चल रही है, ऊपर कंपेयर कंट्रास्ट कल्चर की बात चल रही थी, और कल्चर में होने वाली राइटर के जहन में आने वाली बातें चल रही थी। मिसेस रमजे जो है वो सिंपैथी रखती है अपने हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड जो है वो सिंपैथी रखता है सिर्फ अपने लिए। मिस्ट्रेस रमजे दूसरों के लिए भी सिंपैथी रखती है, और दूसरों को भी चाहती है कि इनको भी जरा कोई बंदा कभी पूछ लिया करे, उसका उसके दुख से ताल्लुक रखे। लेकिन मिस्टर रमजे को अपनी ही बड़ी रहती है कि मैं बड़ा फलसफी हूँ, मैं जो है भूल जाऊंगे लोग मुझे, तो मुझे लोगों को याद रखना है। लोग उसे उसके काम की वजह से याद रखे या ना रखे, लेकिन मिसेज रमजे को सब याद रखते हैं उसकी नेचर की वजह से, उसकी फितरत की वजह से। वो बड़ी अच्छी मैच मेकर भी होती है। हालांकि 8 चिल्ड्रन से हैं, उससे बताना है आपने। एग्जेजरेट बहुत कुछ करती है, बातों को बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करती है, और एक प्रैक्टिकल नर्स भी है, सोशल लेडी है। और मिस्टर रमजे को हम जानते हैं कि वो फलसफा पर हाते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके फलसफे की बातें बहुत दूर तक चले, और इंटेलेक्चुअल पर्सन है। सारी आपने ये क्वालिटी बतानी है बहुत ही। अगर आपका ऐसा कोई करेक्टर वाला क्वेश्चन आ जाता है ना, तो इसमें आपके पॉइंट्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिखने का मार्जिन बहुत होता है। आगे चलते हैं तो ये हमें करेक्टर दे रहे हैं, ये भी हमारे स्टीफन के करेक्टर है, और स्टीफन हमारे करेक्टर है। आप पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने भी फरमाइश कर रखी है कि जनाब इसको भी स्टार्ट करवा दें, इसका भी काम करवा दें, और मैं इसका काम जरूर करवाऊंगी। अभी आपको यही बता देना चाहती हूँ कि ये इस शख्सियत का करेक्टर है जो हमारे मेन प्रोटोगोनिस्ट है। इसके बारे में आपने इसकी कोट्स निकालनी है, इसके दूसरे कैरेक्टर के बारे में फीलिंग्स बतानी है, और इसकी सफरिंग बतानी है जो जो इसने महसूस की है। यही आप, ये सेपरेट क्यों था सोसाइटी से, ये आपने बताना है। इस नावल में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ताल्लुक आता है। आगे चलते हैं, और कॉन्को क्या था, हैंग हिमसेल्फ, एक और करेक्टर आ गया। माशाल्लाह ये पूरे का पूरा पेपर ही करेक्टर से भरा हुआ था, और अगर ऐसा पेपर आपको मिलता है 2021 में, तो आपने याद रखना है कि करेक्टर्स के स्पेलिंग, करेक्टर्स के किरदार क्या सिंबलिज्म हमें पेश कर रहे हैं, भूलना नहीं है उनका।
वो कॉन्गो को हम देखेंगे तो वो भी हमारा बड़ा अच्छा प्रोटोगोनिस्ट है। वो क्या था, कॉवर्ड था कि ब्रेव था, ये हम बताएं, वो वीक था कि नोबल था, ये बताएं जनाब। ये भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट ही हमसे मांग रहे हैं। इसमें हमें उसकी इंट्रोडक्शन देना है, उसकी क्वालिटीज देनी है, उसके स्ट्रगल बतानी है, उसका 7 ईयर का एग्जाइल भी बताना है, उसका बिहेवियर, उसके बच्चों, उसकी बीवी, उसके बाप के साथ कैसा था, जैम्स प्लांट करता है। तो हमने बताना है कि वो ब्रेव था बाबा जी, वो कावर्ड नहीं था। अगर वो कावर्ड होता तो वो अपनी हिम्मत हार देता, अपने बाप की तरह बैठ जाता घर में और लोग उसे अजबाला कहते। लेकिन वो तो बहादुर था। वीक और नोबल में भी अगर हम जाएंगे तो वीक वो इस वजह से था क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाया सोसाइटी के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से और आने वाले माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। तो ये उसकी वीकनेस रही है। विक्टिम रहा है वो फॉर्चून का, उसके साथ पोएटिक जस्टिस हो गया क्योंकि जनाब उसने एक में फ्यूना को मारा और अगले ही कुछ अरसे में उसके हाथों एक और बंदा मारा गया जो उनके कबीले का था, वो जो अजीडो इनका जो बुजुर्ग था उसकी वफात पर। तो ये पोएटिक जस्टिस भी हो गया। इसके साथ फ्लेम फायर को याद रखेंगे कि ये एक सुलगता शोला है हमारा और बेटी से बहुत प्यार करता है। इन शॉर्ट इसका नहीं भूलना आपको, क्योंकि इन शॉर्ट ही आपको पास करवाता है आपके क्वेश्चन में और आपके मार्क्स दिलाता है। जल्दी से आगे चलते हैं। तो थिंग्स फॉल अपार्ट का एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, पोस्ट कॉलोनियल नावल। अब पोस्ट कॉलोनियल नावल में हमें सबसे पहले जाके इसकी डेफिनेशन निकालनी है कि ये हमें क्या बताते हैं। इस नावल में आपको बताना पड़ेगा कि ये कॉलोनियलिज्म हो चुकी और उसके बाद का दौर है। जैसे जब आप बीए कर लेते हैं ना, तो बीए के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाता है। तो ये भी वही चीज आपको बताना चाह रहे हैं कि अब आप कॉलोनियलिज्म से दौर से गुजर चुके हैं और पोस्ट कॉलोनियलिज्म कैसा है, या पोस्ट कॉलोनियलिज्म इस समय आता है कि उससे पहले का दौर कैसा है। यहाँ पर हमें बताना ये है कि जब अंग्रेज नहीं आए थे तो उससे पहले लोग कैसे रह रहे थे। सारे किरदार आप बता देंगे इसमें, कॉन्गो का किरदार बताएंगे, कॉन्गो के दोस्त का, ब्रीटा का किरदार बताएंगे, उसके बच्चों की जिंदगी बताएं जनाब। जब ये लोग नहीं आए थे अपना सारा पोर्शन लेकर तो कैसे वो लोग जिंदगी गुजार रहे थे, फिर उनके डिक्लाइन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुई उनके कल्चर की। ये सारी चीजें आपने फिर हमें वाजिया करके देनी है इस पेपर के अंदर। और इस क्वेश्चन को आपने लंबा सा लेंथी लेके जाना है, सारे करेक्टर को डिस्कस कर दें, उनका रवैया डिस्कस करें, कल्चर लेकर आए थे इनका, इवल फॉरेस्ट डिस्कस करें, इवल फॉरेस्ट में ये क्या करते थे और किस वजह से इनके अपने बच्चे बागी हो गए, नोए क्यों बागी हो गया अपने बाप से, पोस्ट कॉलोनियल से पहले इनका कल्चर कैसा था, ये याम्स बोते थे, मर्दाना इनका एटमोस्फेयर था। बहुत सी चीजें इसमें डिस्कस करने को मिल जाएंगी आपको। डिस्कस द सम ऑफ द करंट सिंबल्स इन दैट यू लाइट इन डेली। अब सिंबल्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो हमें सिंबल्स बेतहाशा ही मिल जाते हैं नावल के अंदर से। और ये सिंबल्स जो है करेक्टर में से मिलते हैं, टाइटल के अंदर ही बजाते खुद सिंबल मौजूद है। मीर निहाल का किरदार एक सिंबॉलिक किरदार है, उनकी बेगम अंधी हो जाती है, वो भी एक सिंबॉलिक किरदार है। मीर निहाल का पैरालाइज हो जाना जनाब, वो भी सबसे बड़ा सिंबल है। असगर का नई चीजों को पसंद करना चेंज का सिंबल है, पुरानी चीजों उसको वो पसंद नहीं करता है, वो भी सिंबल है। न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के गैप को भी एक सिंबल के तौर पर बताया गया है। उर्दू के वर्ड्स जो यूज किए गए हैं वो भी सिंबॉलिक है। और मुस्लिम सिविलाइजेशन दिखाई गई है, सिंबॉलिकली दिखाई गई है कि मुसलमानों का बिहेवियर कैसा था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कैसे चेंज हो गए। इसके साथ आपने बताना है कि टाइटल जो है ट्विलाइट, ये सबसे बड़ा सिंबॉलिक बताता है और डिम बताता है, किसी चीज का डिक्लाइन बताता है। टाइटल से हमें पता चल जाता है कि जनाब कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है जवाल पजीर होने वाला है। बड़ी अच्छी कोट मेरी नजर में आ गई थी, मैंने कहा आपको बता देती हूँ। नाइट इन्वॉल्व्स द सिटी covering it like ब्लैंकेट, ये बहुत अच्छी बात है। यहीं से शुरू हो रहा है और ऐसे ही है कि रात ने अंधेरा फैला रखा है, जैसे कि चादर या कंबल ने ढांप दिया किसी चीज को। असगर की जो 3 मोहब्बतें हैं वो बताएं जनाब, के वो भी सिंबॉलिक ही है, इंसान की बदलती नेचर का सिंबल है वो। कभी उसे मुश्तरी भाई से प्यार हो जाता है, कभी बिल्किस और कभी बिल्किस की बहन से। और पिजन, कैट्स, स्नेक्स, सारे के सारे सिंबॉलिक हैं। कैट्स इंट्रूडर्स हैं, सरपंट एक जो है हमारा स्नेक इंट्रूडर्स है, कैसे बैरून वो वाले इलाके वाले आ जाते हैं। पिजन भी हमारा एक सिंबॉलिक है कि ये लोग जब फारिग होते थे तो अपना वक्त कैसे गुजारते थे, अलकेमी के भी कामों में तो गुजारते थे। जनरेशन गैप भी था, हमारा कोट भी याद रखेंगे। और हमने ये भी बताना है कि जनाब हिस्ट्री के ये कैरेक्टर है और इनकी अपने कल्चर की डिक्लाइन हो चुकी है। इन शोर को देना नहीं भूलेंगे, इन शोर के बगैर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है। उम्मीद है आपको नावल के बहुत से पॉइंट समझ आ गए होंगे। नावल में तैयार करने वाली बात सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपने किसी ना किसी तरह से इनके कैरेक्टर्स के नाम, राइटर के नाम, सिंबोलिज्म, थीम,
याद कर लेने हैं। क्वेश्चन वहां पर जो भी आता है, अगर आपने मुकम्मल तौर पर इन करेक्टर को पढ़ा होता है तो आप इनकी खुद से बना सकते हैं, और आपके खुद से बनाए हुए क्वेश्चन उनको ज्यादा पसंद आएंगे बनिस्बत आप कहीं से जाएं और लाइन टू लाइन लर्न करें और सेम टू सेम लिखाएं। ये नहीं होता। मास्टर्स के स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ खुद से क्रिएट करना पड़ता है, खुद से बनाना पड़ता है। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसीलिए मैं से क्लोज करना चाहूंगी। ओनली वन पेपर लेकर आई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की भी फरमाइश है कि उसके पेपर को भी डिस्कस कर दे। उसके पेपर में भी आपकी यही मेन पॉइंट्स होंगे, 4 क्वेश्चन ही आपको करने होंगे, और 4 क्वेश्चन में से आपने सबसे पहले वो क्वेश्चन उठाना है जिसके आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी है। आप समझते हैं कि मुझे ये अच्छी तरह से आता है, उस क्वेश्चन को उठा ले। अगर आप समझते हैं कि इसमें मुझे पॉइंट्स, स्पेलिंग या किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल मत उठाइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. Allah Hafiz.